अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है मिले तुमसे कुछ इस तरह बाय परिशे गुल। सेकंड लास्ट एपिसोड। एक हफ्ते बाद। भाभी ये ड्रेस देखिए कितना खूबसूरत है, हमारी हूर पर कितना अच्छा लगेगा। एक हफ्ते बाद हूर की पहली सालगिरह थी, तो सभी घर वाले उसे शानदार तरीके से मनाना चाहते थे। इसीलिए आलिया बेगम ने आज ज़बरदस्ती हानिया को नीलम के साथ शॉपिंग पर भेज दिया। पिछले एक हफ्ते से हानिया दवा के ज़ेर असर थोड़ी बेहतर हो गई थी, मगर वो ज़्यादातर खामोशी रहती थी। इस बात की वजह तो खैर किसी को मालूम न थी, सिवाय वजाहत के। सभी को यही लगता था कि बीमार पड़ने से इसकी तबीयत में काफ़ी चेंज आ गया है। वजाहत ने डॉक्टर नाज की बताई गई दवाइयाँ इसे दी, जिससे वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। आज भी हूर के बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए नीलम शॉपिंग पर जाना चाह रही थी, मगर वजाहत ने इसे हादी के साथ जाने से मना कर दिया। अनकरीब इनकी शादी की तारीख रखी जानी थी। शॉपिंग वो लोग तकरीबन 3 घंटे से कर रहे थे। हानिया पहले भी नीलम के साथ शॉपिंग पर आ चुकी है। कई बार वो अच्छे से जानती है नीलम पूरा मॉल घूम कर ही कुछ लेती है, मगर आज इसे बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही थी, जबकि नीलम अपनी एनर्जी के मुताबिक यहाँ से वहाँ बहुत आराम से घूम रही थी। नीलम चंदा, हमें घर चलना चाहिए, मैं थक गई हूँ, हानिया ने थके हुए अंदाज में कहा। तो नीलम ने उसे हैरत से देखा। भाभी, अभी तो हमने ढूंढ कर ड्रेस लिया ही नहीं, घर कैसे जा सकते हैं? नीलम ने बुटीक पर ड्रेसेस देखते हुए कहा। अच्छा ये बताइए, ये कैसा लगेगा हूर पर? मुझे तो इस मॉल में इससे बेहतर कोई ड्रेस अभी तक नहीं लगा। नीलम ने वही ड्रेस हानिया को एक बार फिर दिखाया, जो वो इसे कई 10वीं बार दिखा रही थी। नीलम, तुम पूरा मॉल घूम फिर कर बार बार यहीं आ रही हो और इसी ड्रेस को देख रही हो, हानिया ने थोड़े उकताए हुए लहजे में कहा। वैसे भी वो कुछ दिनों से थोड़ी चिड़चिड़ी भी होती जा रही थी। ठीक है भाभी, यही फाइनल करते हैं, आप रुकिए, मैं इसका ऑर्डर देकर आती हूँ। मुझे ये हूर के साइज़ का नहीं लग रहा, और फिर आपका भी तो बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस बनवाना है। पता है भाभी, मैं भी आपके और हूर के साथ प्रिंसेस गाउन पहनूंगी, कितना अच्छा लगेगा ना? नीलम हानिया के चिड़चिड़े लहजे को भुलाए एक बार फिर से इसे चहक के बात करने लगी, और हानिया थकन के बावजूद इसे देख के मुस्कुरा दी। वह नीलम से बात कर रही थी कि इसका सर चकराता हुआ महसूस हुआ। हाथों में ढेरों शॉपिंग बैग पकड़े हानिया को ऐसा लगा वो वहीं गिर जाएगी। दिसंबर की ठंड में भी इसे पसीना आ रहा था। नीलम प्लीज़ घर चलो, हानिया ने खुद को संभाल कर कहा। तो नीलम सर इस बात में हिलाते हुए हानिया के साथ मॉल से बाहर जाने लगी, मगर इसकी किसी पर नज़र पड़ी तो वो रुक गई। हानिया ने जैसे इन लोगों को देखा तो वो भी नजर पलटना भूल गई। यही कुछ हाल सामने मौजूद हस्तियों का था। हॉल लिखा हुआ है यहाँ पर। हीरा, अगर माजिम को पता चल गया कि तुम जॉब करना चाहती हो तो वो पता नहीं क्या कहेगा। फरजाना अपनी बेटी को लिए मॉल से बाहर जा रही थी, जो कि यही सेल्स गर्ल के तौर पर जॉब की बात करने आई थी। अम्मा, भाई की खुद की तो जॉब है नहीं, और इन्हें कब जॉब मिलेगी पता नहीं। पुरानी कुछ सेविंग से घर तो चल रहा है, मगर मेहरू की शादी नहीं हो सकती। मैं शादी ना हुई खैर, मगर मैं मेहरू की शादी रुकने नहीं दे सकती। हीरा संजीदगी से इन्हें देखकर बोलने लगी। ये मत भूलो, जिस भाई की तुम बात कर रही हो वो जान छिड़कता है तुम पर। अम्मा, भाई ने जो कुछ किया है ना अपनी ज़िंदगी में, अपनी इस सो कॉल्ड मोहब्बत के पीछे भागकर, इसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। हीरा तल्खी से कहती मॉल से बाहर जाने लगी थी कि किसी ने इसे आवाज़ दी। हीरा और फरजाना ने पलट कर देखा तो सामने हीरा की यूनिवर्सिटी की पुरानी दोस्त नीलम थी, मगर इसके साथ शायद हानिया है। हाँ, वो हानिया ही है। फरजाना और हीरा ने गौर से इसे देख के सोचा। ओ शिट, ओशियन ब्लू कलर के कीमती सूट में मबलूज जैसे देखकर ही इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। हाथों में कई ब्रांड के शॉपिंग बैग पकड़े वो हैरान नज़रों से इन दोनों को देख रही थी। वक्त के साथ साथ हानिया की शख्सियत में निखार आ गया था। वो कहीं से भी वो पुरानी हानिया नहीं लग रही थी, जो कि अपना पूरा दिन किचन में गुजार दिया करती थी। कैसी हो हीरा? 2 साल के बाद तुम्हें आज देख रही हूँ। ग्रेजुएशन के बाद तुम तो गायब ही हो गई थी। नीलम ने खुशी से अपनी पुरानी दोस्त को देखा और उसके गले लग गई। हीरा और फरजाना नीलम से खुशी से मिले तो नीलम ने हानिया का तारुफ हीरा से करवाया। हीरा, ये मेरी प्यारी सी भाभी है हानिया, और भाभी ये मेरी बहुत अच्छी और ग्रेजुएशन के टाइम की फ्रेंड है हीरा। हीरा ने हाथ बढ़ाया हानिया से मुसाफे के लिए, मगर हानिया इससे पहले ही अपना चकराया व सर संभाल न पाई और ज़मीन पर गिर गई। हानिया को बेहोश होकर देखकर नीलम घबरा गई। इसके तो हाथ पैर ही फूल गए थे। हानिया को ऐसे देखकर फरजाना और हीरा की मदद से वो इसे घर ले आई। हादी को बताकर
चुकी थी और वो घर पर ही मौजूद था। जैसे ही नीलम ने घर में गाड़ी रोकी, हादी लॉन में ही इन लोगों का इंतजार कर रहा था। गाड़ी के रुकते ही हादी ने हानिया को गाड़ी से निकाला और इसे लिए घर के अंदर दाखिल हुआ। नीलम भी इसके पीछे भागी। फरजाना और हीरा को भी हानिया की फिक्र हो रही थी, तो वो भी इनके साथ चल दी। पहले तो वो दोनों घर को देखकर ही हैरान रह गई थी। घर था या कोई महल, दोनों एक दूसरे का हाथ थामती सिमत चल दी जिस सिमत नीलम गई थी। हानिया के कमरे का दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने कमरा देखा। ऐसा कमरा तो उन्होंने कभी टीवी पर भी नहीं देखा था। इतना खूबसूरत कमरा, और कमरे में रखे बेड से मुंसलिक दीवार पर पोर्ट्रेट देखकर वो लोग एक पल के लिए जम से गए। दीवार पर हानिया, वजाहत और हूर की बड़ी सी तस्वीर थी, जिसमें वो तीनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। तस्वीर इतनी खूबसूरत और मुकम्मल थी कि हीरा और फरजाना ने अपनी आंखें झपकना मुश्किल लगा। नीलम ने इन दोनों को देखा तो वो भी थोड़ा शर्मिंदा हो गई कि इनकी वजह से इन लोगों को भी परेशानी हुई। सॉरी हीरा और आंटी, हमारी वजह से आपको भी परेशानी हुई। वो दरअसल भाभी की कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, मगर मैं जिद करके इन्हें अपने साथ ले गई। आप लोगों को मैं ड्राइंग रूम में ले जाती हूँ, आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लें। नहीं बेटा, अगर आप बुरा ना मानो तो हम इस बच्चे के साथ बैठना चाहते हैं, फरजाना ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। जिसे कमरे में आती आलिया बेगम ने सुना। अरे कैसी बातें कर रही है बहन, आप यहीं बैठ जाइए। आलिया बेगम ने नीलम को इशारा किया तो वो इन्हें लिए कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गई, जबकि आलिया बेगम हानिया को देखने लगी जो कि बेहोश पड़ी थी। हादी इसके कमरे में छोड़कर बाहर चला गया था। डॉक्टर को कॉल कर दी, वजाहत को भी बताया था, जो कि अपना सब काम काज छोड़कर घर आ रहा था। आलिया बेगम ने प्यार से हानिया के सिरहाने बैठकर इसका सर सहलाया और उसके माथे पर प्यार किया। फरजाना ने सामने बैठी इस नफीस सी खातून को देखा, जो कि पहले इन्हें घर के हॉल में दिखी थी, मगर वो हानिया को देखकर इसके साथ आने के बजाय किसी के कमरे की तरफ बढ़ी थी। मगर अब वो हानिया के पास बैठी प्यार से उसका सर सहला रही थी। फिक्र इनके चेहरे पर वाजे थी। मॉम प्लीज ब्रो से कहना मुझे डांटे नहीं, भाभी ने कहा था मुझसे कि घर चलते हैं, मैंने ड्रेसेस देखने के चक्कर में देर लगाई। नीलम डरी हुई थी। आलिया बेगम ने इसे देखा, जो कि हानिया को गौर से देखते हुए आलिया बेगम से मुखातिब थी। नहीं नीलम, पहले तुम्हें हानि की बात माननी चाहिए। दूसरा, ये सब हुआ था तो वहीं से हादी या वजाहत को कॉल करती। अब देखो बच्चे की क्या हालत हो गई है। आलिया बेगम ने एक बार फिर हानिया के बेहोश पड़े वजूद को देख के कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आया मॉम, कुछ लोगों की मदद से मैंने भाभी को गाड़ी तक लेकर गई और घर ले आई। रास्ते में मुझे हादी की कॉल आई तो मैंने इसे सब बताया। आलिया बेगम किसी बात का जवाब देती इससे पहले ही वजाहत आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ और बगैर इधर उधर देखे सीधा हानिया के पास गया और इसका चेहरा करब से देखने लगा। सनशाइन उठो, क्या हुआ है? उसका चेहरा थामे वजाहत ने उसे कर्ब से कहा। मॉम इसे क्या हुआ, ये बोल क्यों नहीं रही? वजाहत ने आलिया बेगम से पूछा, मगर वो क्या जवाब देती। वो ब्रो, मैं भाभी के साथ शॉपिंग पर गई थी तो हम वापस ही आ रहे थे कि बेहोश हो गई। नीलम ने डरते हुए कहा। क्या मॉल में बेहोश हुई थी? तो ये घर कैसे आई? हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गई? मुझे कॉल क्यों नहीं की? वजाहत ने गुस्से से कहा तो नीलम एकदम से सफ़ेद पड़ गई। हादी ने कमरे में दाखिल होते हुए वजाहत की धाड़ सुनी और नीलम का सफ़ेद पड़ता चेहरा डॉक्टर को अंदर लेके जाकर वो बगैर किसी से कुछ कहे नीलम को लिए कमरे से बाहर आ गया। आलिया बेगम, फरजाना और हीरा को लिए कमरे से बाहर आ गई। वो दोनों तो बस इस शानदार से शख्स को देख रही थी और हैरान रह गई, जो कि हानिया के बेहोश पड़े वजूद को देख देख के पल पल तड़प रहा था। हादी नीलम की कलाई थामे उसे कमरे से ले गया। नीलम भी बगैर किसी मज़ाहमत के इसके साथ चलती जा रही थी। नीलम के कमरे में दाखिल होते ही हादी ने इसे बेड पर बिठाया और इसे पानी का गिलास थमाया, जिसे वो सारा एक घूंट में ही खत्म कर गई। ग्लास साइड टेबल पर रखकर हादी गहरा सांस लेता इसके साथ ही बैठ गया। नीलम ने जब हादी को साथ बैठते हुए देखा तो इसके कंधे पर सर रखे खामोशी से आंसू बहाने लगी। मेरी वजह से हानी भाभी की तबीयत खराब हुई है ना? नीलम ने हादी के कंधे पर सर रखे हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी कुछ दिनों से तबीयत ही खराब थी तो तुम इसका मूड फ्रेश करने के लिए इसे साथ ले गई थी। मगर मैंने बेवकूफ़ी तो की ना। जब वो बेहोश हुई तो मुझे आपको या ब्रो को कॉल करनी चाहिए थी, मगर मैं भाभी को घर ले आई। हाँ, ये तुमने गलती की, मगर जानबूझकर तो नहीं की। हादी ने अपना सर इसके सर से टकरा कर कहा। क्या तुम्हें बुरा लगा वजी का तुम्हें डांटना? हादी ने नीलम को देख के कहा। नहीं, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा, ब्रो परेशान थे इसीलिए ऐसा कह दिया होगा। नीलम ने भी थोड़ा सा सर उठाकर हादी को देखकर कहा। हादी ने उसके आंसू साफ किए। तो फिर ये आंसू क्यों बहा रही हो? मैं बस ये सोच रही हूँ कि मेरी इस बेवकूफ़ की ओफो अल्लाह मेरी ज़ुबान, इस बेवकूफ़ी की वजह से अगर भाभी को कुछ हो जाता तो। नीलम के लहजे में डर था, जिसे हादी ने महसूस करके इसके कंधों से थामा और प्यार से समझाने लगा। देखो हानी, भाभी को कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है।
और ये आंसू बहाना बंद करो, मैं वजी को देख कर आता हूँ। बोलते हुए हादी बेइख्तियारी में नीलम के माथे पर लब रख गया और बगैर इसकी तरफ देखे वो कमरे से निकलता चला गया। डॉक्टर हानिया का चेकअप कर रहा था और वजाहत दूसरी तरफ हानिया का हाथ थाम कर बैठा हुआ था। डॉक्टर, इसे क्या हुआ है? वजाहत ने फिक्रमंदी से डॉक्टर से कहा। देखिए, इनकी पल्स बहुत लो चल रही है, शायद कमजोरी से या ये हाल है, या फिर कोई मेंटली सदमे की वजह से इनका यह हाल हुआ है। मेरा मशवरा माने तो इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट करें। वैसे आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? डॉक्टर बोलते रुका और वजाहत से पूछने लगा। यही कोई 8 माह होने वाले हैं। मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं इन्हें कोई दवा या कोई इंजेक्शन नहीं देना चाह रहा। कहीं अगर ये एक्सेप्ट कर रही होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में अपनाते हुए कहा। हाँ, मगर हम टेस्ट कर चुके हैं, घर पर ऐसा कुछ नहीं है। वजाहत ने टेंशन से कहा। देखिए, घर पर टेस्ट 100% रिजल्ट नहीं देते। आप इनको जल्द से जल्द किसी अस्पताल ले जाइए। वजाहत ने डॉक्टर की बात सुनी और कमरे में दाखिल होते हुए हादी को देखकर इसे गाड़ी निकालने को कहा। हादी बगैर कोई सवाल किए सरसपात में हिलाकर चला गया और वजाहत हानिया को बाजू में लिए घर से बाहर चल दिया। हानिया बेगम ने इसे जाते हुए देखा तो जल्दी से नीलम को हिदायत देख के दादू को इसके बारे में कुछ न पता चले। वो कब से अपनी सास के पास ही जा रही थी बार बार, ताकि इन्हें हानिया के बारे में कुछ न पता चले। फरजाना और हीरा हानिया के कमरे से निकलकर सीधे अपने घर में चली गई थी। वजाहत ने हानिया को बैक सीट पर लिटाया। इतने में आलिया बेगम भी वहां पहुंची तो वो हानिया के साथ ही बैठी और इसका सर अपनी गोद में रख लिया। वजाहत हादी के साथ ही बैठ गया था और हादी जितनी स्पीड से कार चला सकता था इसने चलाई। बहुत रश ड्राइविंग के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो वजाहत हानिया को लिए इमरजेंसी सेक्शन में ले गया। डॉक्टर नाज आज ही शहर वापस आई थी और आज इमरजेंसी में इनकी ही ड्यूटी थी। वजाहत हादी और आलिया बेगम को वहां देखकर चौंक गई। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर नाज ने आलिया बेगम से सवाल किया। वजाहत ने इन्हें देखा तो इनके पास गया। डॉक्टर, मेरी वाइफ बेहोश है, 3-4 घंटे हो चुके हैं मगर वो होश में नहीं आ रही है, प्लीज़ इसे देखें, वजाहत ने इल्तिजा अंदाज में अपनाते हुए कहा। हादी और आलिया बेगम ने पहली बार वजाहत को ऐसे देखा था, वरना वो किसी से हमेशा अकड़ के ही बात करता था। डॉक्टर नाज बगैर कुछ कहे वहां से चली गई और इमरजेंसी वार्ड में वजाहत वहीं कॉरिडोर में यहाँ से वहाँ बेबसी से चक्कर काट रहा था। आलिया बेगम को हादी ने बेंच पर बिठा दिया था। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर नाज बाहर आई तो वजाहत ने इनसे हानिया के मुतालिक सवाल किया। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? वजाहत, हानिया ठीक है, शायद मेंटल स्ट्रेस की वजह से वो वीकनेस से बेहोश हो गई है। मैंने कुछ टेस्ट किए हैं, इसकी रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा असल मसला क्या है। वैसे वो इतने टाइम से बेहोश थी तो इसे हॉस्पिटल इतना लेट क्यों लेकर आए थे? वजाहत इनकी इस बात पर खामोशी से आलिया बेगम को देखने लगा। खैर कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन दिया है, वो कुछ घंटे बाद होश में आ जाएगी। रिपोर्ट्स के आते ही मैं तुमसे डिटेल में बात करूंगी। डॉक्टर नाज ने वजाहत के कंधे पर हाथ रखकर इसे हौसला दिया और आलिया बेगम से मिलकर दोबारा इमरजेंसी वार्ड में चली गई। आप लोग घर चली जाइए और मॉम नीलम को देख लेना। मैंने गुस्से में से डांट दिया, इससे कहना कि मैं परेशान था, समझ नहीं आया कैसे कह दिया वो इससे गुस्से में। वजाहत ने थके हुए अंदाज में खुद को संभालते हुए बेंच पर आलिया बेगम के साथ बैठ के कहा, मेरी प्रिंसेस अपनी ब्रो से बहुत मोहब्बत करती है वजी, इसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा तुम्हारा इसे डांटना, बल्कि वो तो खुद को इस सब का कसूरवार ठहरा रही है। वजाहत ने हादी की तरफ देखा जो कि थोड़े गुस्से से इसे देखकर कह रहा था। हादी को वजी पर गुस्सा आ रहा था। वो इतनी जोर से दहाड़ा था नीलम पर कि उसका चेहरा एकदम लट्ठे के मानिंद सफ़ेद हो गया था, जिसे काटो तो खून भी ना निकले। नीलम को ऐसे ही देखकर हादी को बहुत गुस्सा आया था, मगर वो ये भी देख रहा था कि वजी इस वक्त बहुत परेशान था, इसलिए नीलम का हाथ पकड़े हादी से खामोशी से वहाँ से ले आया। मेरी तरफ से इसे सॉरी कहना हादी, मैं घर आकर खुद एक्सक्यूज़ कर लूँगा अपनी गुड़िया से, और इसे कहना कि हानिया की यह हालत इसकी वजह से बिल्कुल नहीं है, वो बेफिक्र रहे, जैसे ही हानिया ठीक होती है मैं इसे घर ले आऊँगा। ठीक है, हम चलते हैं, मगर हमें हर बात बताते रहना। तुम्हारी दादू को इस बारे में कुछ नहीं पता है, मैं घर जाकर सहूलत से इन्हें बता दूंगी। आलिया बेगम ने वजाहत का चेहरा थाम कर प्यार से कहा, इससे कहा और हादी के साथ घर के लिए रवाना हो गई। फरजाना और हीरा घर में दाखिल हुई तो देखा माजिम इनके ही इंतजार में बैठा था। कहाँ थी आप लोग? मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा था। महरू को अकेले घर में छोड़कर चली गई आप? माजिम गुस्से से इन लोगों से बातें कर रहा था, जबकि ये दोनों खामोशी से सोफे पर जाकर बैठ गई। क्या हो गया है? कहाँ थे आप दोनों? माजिम ने इन दोनों को गौर से देख के कहा। हानिया के घर गए थे। फरजाना ने माजिम को देख के कहा। हानिया? हानिया यानी हमारी हानिया के घर? माजिम ने यकीन दहानी करने के लिए इससे कहा। हमारी कहाँ भाई, वो तो किसी महल की हानिया थी। हीरा ने इससे सारी बात बताई, कैसे वो मॉल में मिली और फिर कैसे वो उसके घर गए। क्या बताओ भाई, इसका घर किसी महल से कम नहीं था और इसका कमरा मानो किसी जन्नत का टुकड़ा लग रहा था। हर चीज़ शफाफ सफ़ेद रंग की थी। इनका घर इतना बड़ा था और जितना बड़ा घर था उतना ही बड़ा उसका
बगीचा था वो भी इतना खूबसूरत, और इसका शौहर भाई ऐसा लगता है कोई कहानियों का शहजादा, लंबा चौड़ा खूबसूरत, वो भी हद से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा। और इसके घर वाले इसके लिए इतने परेशान हो रहे थे। इसकी सास तो बार बार इनका सर सहलाकर इनका माथा चूम रही थी। ननंद भी इतनी फिक्रमंद थी, देख के ही लग रहा था कि हानिया भाभी की वहाँ कितनी कदर है। और इनका शौहर पागल हुआ था इन्हें बेहोश देखकर, लगता है बहुत मोहब्बत करते होंगे वो हानिया भाभी से। हीरा सोचते हुए बोलती जा रही थी, बिगैर माजिम की तरफ देखें। अम्मी, आपने देखा था ना वो कमरे में लगी तस्वीर जिसमें वो थी, उनका शौहर, बच्ची को कौन थी वो? बच्चे के जिक्र पर फरजाना और माजिम ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। जितने प्यार से हानिया और उसके शौहर इसे साथ लिया हुआ था, देखने में तो इनकी ही बेटी लग रही थी। फरजाना ने माजिम को देख के कहा, जो इस बात पर जरा नहीं चौंका। मगर अम्मी, हीरा कुछ कहती कि माजिम ने इसे डांट दिया। हीरा, खामोश हो जाओ और अम्मी कुछ खाने को दे दे, मुझे भूख लगी है। माजिम के डांटने पर हीरा पैर पटकती वहां से चली गई। तुम्हें हैरत नहीं हुई माजिम, हानिया की बेटी के बारे में सुन के? फरजाना ने माजिम को गौर से देख के कहा। नहीं अम्मी, मुझे हैरत नहीं हुई, इसमें कोई कमी नहीं थी। वो माँ बन सकती है, हो सकता है उसके शौहर से उसकी बेटी हो। माजिम ने इतने आराम से कहा, मगर फरजाना के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ अम्मी, मैंने इसकी झूठी रिपोर्ट बनवाई थी और आप लोगों को इतनी अजीज थी, मुझे बस यही रास्ता दिखा था। जब मैंने आपको पोती की ख्वाहिश करते सुना, ये सब मैंने इसकी अलायदगी इख्तियार करने के लिए किया था, ताकि इसे तलाक के बाद मैं सोनिया से शादी कर सकूं। सोनिया की यही शर्त थी कि मैं पहली बीवी को तलाक दूंगा तो ही वो मुझसे शादी करेगी। माजिम के इतराफ़ पर फरजाना बस इसे देखते रह गई और माजिम पेशमानी से सर झुकाए वहीं बैठा रहा। हानिया को चंद घंटों बाद रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वजाहत इसके साथ ही बैठा था कि इतने में डॉक्टर नाज कमरे में दाखिल हुई। मुझे तुमसे बात करनी है, ज़रा मेरे ऑफिस में आओ। डॉक्टर नाज बोलते हुए एक नज़र हानिया को देख के चली गई। वजाहत भी इनके साथ ही चल दिया। ऑफिस में आते ही डॉक्टर ने वजाहत को बैठने को कहा और खुद अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। क्या तुम बता सकते हो हानिया की ऐसी कंडीशन कब से है? वजाहत ने इन्हें वो सब बताया जो कि पिछले वो 2-3 हफ्तों से देख रहा था। वजाहत की पूरी बात सुन के बाद डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारा शख्स ठीक था, हानिया एक्सेप्ट कर रही है, वो भी 6 वीक प्रेग्नेंट है। डॉक्टर नाज के बोलने पर वजाहत ने इन्हें मुस्कुरा कर देखा। आप सच कह रही हैं ना? वजाहत ने दोबारा पूछा, जैसे पहली बार इसे सुनते हुए यकीन न आया हूँ। हाँ, ये सच है, डॉक्टर नाज ने संजीदगी से कहा। मुझे तुमसे कुछ सवालात करने हैं। डॉक्टर नाज का संजीदा चेहरा देखकर वजाहत ने अपनी खुशी पर थोड़ा कंट्रोल किया। जी पूछिए। तुम्हें किसने कहा कि हानिया माँ नहीं बन सकती? डॉक्टर के सवाल पर वजाहत ने इन्हें हैरत से देखा। मुझे हानिया ने बताया था। वजाहत ने सोचते हुए जवाब दिया। हानिया के बारे में कुछ बता सकते हो मुझे? देखो, मुझे सब कुछ बताना, ये सब इसके लिए और इस केस की स्टडी के लिए जानना है मुझे। वजाहत ने इन्हें फिर सब कुछ बताया, इसकी पहली शादी, इसके तलाक और फिर इसकी वजाहत से शादी, सब कुछ। यानी इसके एक्स हस्बैंड ने झूठ कहा। हानिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है वजाहत, वो फिजिकली एकदम फिट है, मगर मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वजाहत ने जब ये सुना तो एकदम इसका जबड़ा भींच गया और माथे की रगें उभर गई जब्त करने से। इस आदमी की एक झूठ की वजह से हानिया आज इस हाल में थी, और इससे पहले 2 साल वो तड़पती एक ऐसे इल्ज़ाम पर जो कि सरे से ही गलत था। लोगों ने इसे धुतकारा, इसे मनहूस कहा, सोचते हुए इसे कुछ हो रहा था। वो सब वो इतने वक्त से सह रही थी। पिछले 1 हफ्ते में वजाहत ने हानिया की जो हालत देखी थी वही उसके बर्दाश्त से बाहर थी। डॉक्टर नाज ने वजाहत की सुर्ख हुई आंखों को देखा, जो कि गुस्सा जब्त करने पर ऐसी हो रही थी। देखो वजाहत, गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लो। हानिया को तुम्हारी ज़रूरत है, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। अभी इसे इस बारे में कुछ मत बताना। फिलहाल तो ये खबर सुन के ही वो शौक में आ जाएगी कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, मगर तुम इसे प्यार से हैंडल करना। ये सब खुदा की मर्जी है, फिलहाल यही कहना, और जितना हो सके इसे मेंटल स्ट्रेस से दूर रखना। प्रेगनेंसी में चक्कर आना या बेहोश हो जाना खतरनाक नहीं होता, ऐसा वीकनेस से हो जाता है, मगर मेंटल स्ट्रेस से इस हालत में ना सिर्फ तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान जा सकती है, बल्कि हानिया की भी जान जा सकती है। डॉक्टर नाज ने वजाहत को बहुत अच्छे से समझाया कि इसे क्या करना है। जैसे वजाहत ने खामोशी से सुना। बात सुनो। हानिया होश में आई तो रूम में सिर्फ एक नर्स को देखकर कहा, जी कहिए। नर्स हानिया के पास आई तो हानिया नर्स से कहा, क्या मेरे हस्बैंड यहाँ है तो इन्हें बुला दे। हानिया ने कहा तो नर्स सर जज्बात में हिलाकर चली गई, और थोड़ी देर बाद वजाहत डॉक्टर के साथ कमरे में दाखिल हुआ। कैसी हो हानिया? डॉक्टर नाज ने मुस्कुराकर सवाल किया। मैं ठीक हूँ, मगर मुझे हुआ क्या था? हानिया ने पहले डॉक्टर और फिर वजाहत को देखकर कहा, कुछ नहीं, बस बेहोश हो गई थी। ऐसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है, बेफिक्र की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने हानिया का चेकअप करते हुए मुस्कुरा कर कहा, कैसी कंडीशन? हानिया ने हैरत से डॉक्टर को देख के कहा, मुबारक हो, तुम एक्सेप्ट कर रही हो।
डॉक्टर नाज ने प्यार से हानिया के सर पर हाथ फेर के कहा, ये अब ठीक है वजाहत बेटा, आप इन्हें थोड़ी देर बाद घर ले जा सकोगे। बस हानिया का अच्छे से ख्याल रखना और दवाइयाँ वक्त पर देना। मैं डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाती हूँ। थैंक यू। वजाहत ने बस इतना कहा तो डॉक्टर इसके कंधे पर हाथ रखकर कमरे से चली गई। नर्स को लिए साथ लिए वजाहत हानिया के पास गया और उसका हाथ थाम के बैठ गया। हानिया इसे बेयकीनी से देखने लगी। कुछ बोलोगी नहीं? वजाहत ने इसका हाथ चूम कर कहा। ऐसे कैसे हो सकता है वजाहत? बोलते हुए हानिया की आंखों में नमी आई। मैंने कहा था ना कि अगर खुदा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। वजाहत ने इसे तकिया ऊंचा करके ठीक से बिठाया, मगर हानिया वजाहत के सीने से लगे खूब रोई। वजाहत ने भी इसे आज रोने दिया। इसकी भी आंखों से आंसू बहने लगे बेआवाज। वजाहत ने घर में अभी किसी को कुछ नहीं बताया था। वो अस खुद सबका रिएक्शन देखना चाहता था। ये खबर सुनकर घर वालों का, हाँ अलबत्ता हानिया की खैरियत वो पहुंचा चुका था। रिसेप्शन पर सारी फॉर्मेलिटी वो पूरी करके डॉक्टर नाज से एक बार मिलकर दवाइयों और हानिया की डाइट के मुताला सवालात पूछकर वो हानिया को घर ले जाने के लिए उसके रूम में गया, जहां वो लेटी छत को घूर रही थी और किसी गहरी सोच में थी। वजाहत इसके साथ ही बैठ गया, किसी को अपने पास महसूस करके इसके वजाहत को देखा जो इसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। चले घर? वजाहत ने प्यार भरे लहजे में कहा, मगर हानिया ने इसे कोई बात का जवाब ना दिया। क्या आप खुश हैं? हानिया ने वजाहत को देख के कहा। वजाहत को एक पल समझ ना आया इस वक्त वो ये सवाल क्यों कर रही है। जानती हो सनशाइन, जब मुझे पता चला कि नूर एक्सेप्ट कर रही है तो ये खबर सुनकर एक पल को मुझे खुशी हुई, मगर अगले ही पल मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि इस खबर के साथ मुझे ये भी पता चला कि वो मेरे बच्चे को मारने वाली है। मैंने बहुत मुश्किल से इसे रोका। हमारे रोज़ झगड़े होते थे। वो कई कई दिन मुझसे नाराज़ रहती थी। नाराज़गी में वो अपने पापा के घर चली जाया करती थी। ये खूबसूरत मरहला मैंने कभी इंजॉय ही नहीं किया। फिर जब हूर इस दुनिया में आई तो मैं मानो 7वें आसमान पर चला गया, लेकिन सिर्फ चंद पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल मुझे जो खबर मिली वो मेरी सारी खुशियाँ ही खा गई। फिर नूर से मिला तो इसने अपने आखिरी वक्त में जो बात कही वो सुनकर मुझे लगा जैसे कुछ भी हुआ इसका कसूरवार मैं ही हूँ। फिर नूर चली गई। मेरी गोद में एक बहुत कमज़ोर सी मगर बेहद खूबसूरत बच्ची को दे गई। मैं जब जब हूर को देखता था मुझे नूर के साथ किया गया बुरा सलूक याद आता। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कभी नूर से इस सब की माफ़ी मांगने का मौका भी मिलेगा। ज़िंदगी में पहली बार मैंने सेल्फिश होकर नूर को इतना प्रेशराइज किया था कि वो हूर को इस दुनिया में लाए, और वो नहीं चाहती थी मगर मैं चाहता था। हूर एक बहुत ही सेंसिटिव और कमज़ोर बच्ची थी, मगर इसके लिए हर चीज़ बेहतरीन करना चाहता था, मगर मैं इसे प्यार नहीं कर पाया था। अपनी ज़िंदगी के वो खूबसूरत लम्हे मैंने अपनी खुद सरीके नज़र कर दिए। वजाहत रूम में लगी एक बच्चे की तस्वीर को देखते हुए वो सब कह रहा था। हानिया ने एक बार फिर इसे नहीं टोका, बस खामोशी से इसे सुनते रही। मगर तुम सोच नहीं सकती मैं आज कितना खुश हूँ हानिया। मैं ये पल वो तब तक हर पल को जीना चाहता हूँ जब हमारी औलाद हमारी गोद में आएगी। मैं तुम्हें एक शहजादी की तरह रखना चाहता हूँ, हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, अपनी औलाद को अपनी गोद में लेकर खुशी से पागल होना चाहता हूँ। वो मैं सब करना चाहता हूँ जो मैं हूर के वक्त नहीं कर पाया। वजाहत के चेहरे पर एक चमक थी, खुशी की, जिसे हानिया ने प्यार से देखा। मगर वजाहत, हूर तो अभी भी बहुत छोटी है। क्या आपको लगता है कि मैं इस हालत में इसे वो तवज्जो दे पाऊंगी जिसकी वो हकदार है? हानिया ने अपना खदशा जाहिर किया तो वजाहत को समझ आया कि वो इतनी देर से किन सोचों में घिरी थी। तुम दोगी इसे तवज्जो और मोहब्बत, मैं जानता हूँ तुम कर सकती हो, बस थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। मगर तुम्हारे साथ मैं हूँ, सब घर वाले होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। इतना मत सोचो, मैं किसी बात से नहीं हूर के लिए परेशान हो रही हूँ। सनशाइन अपनी मल्टी टैलेंटेड मियाँ के होते हुए तुम परेशान हो रही हो? वजाहत ने कॉलर झाड़ के महज उसे हंसाने के लिए कहा, और वाकई हानिया इसकी हरकत पर मुस्कुरा दी। हादी आलिया बेगम को घर ड्रॉप करके गाड़ी रिसीव करके फिर मेन सड़क पर ले आया। उसकी प्रिंसेस अपसेट थी। उसे इसका मूड ठीक करना था। नीलम का मूड कैसे ठीक होता था वो अच्छे से जानता था। मॉल जाकर इसने सबसे पहले नीलम के लिए एक बड़ा सा टेडी बियर लिया, और वैसा ही एक छोटा हूर के लिए, क्योंकि वो भी तो इसकी छोटी सी गुड़िया थी। फिर नीलम के लिए इसने एक खूबसूरत फोटो फ्रेम लिया जिसका ऑर्डर वो काफ़ी दिन पहले दे चुका था, मगर वो बाहर मुल्क से बनकर आना था तो अभी तक बनकर नहीं आया था। फिर जब आया तो हादी को मौका मिला ही ना इसे ले जाने का। पुरानी फ्रेम का ग्लास नीलम ठीक करवा चुकी थी जिस पर प्रिंसेस लिखा था, मगर अब जो फ्रेम हादी ने बनवाया था इस पर क्वीन लिखा था। अनकरीब वो इसे अपनी क्वीन जो बुलाने वाला था। फिर कुछ और शॉपिंग की। नीलम की तो तोहफा लेना बहुत पसंद था, वो भी सिर्फ हादी से।
हादी ये बहुत अच्छे से जानता था। इसने कुछ सामान हूर के लिया और बाकी घर वालों के लिए भी लिया, सिवाय वजाहत के। अभी तक इससे थोड़ा नाराज़ था। फिर जब वो घर जाने लगा तो इसे ऑफिस से कॉल आने लगी, तो वो घर जाने से पहले ऑफिस चला गया। वजी वहाँ नहीं था तो इसे ही काम करना था। सभी घर वाले हॉल में बैठे हुए थे। वजाहत ने कहा था कि बस थोड़ी देर में हानिया को लेकर आ रहा है। शान साहब को हादी घर बेच चुका था और दादू को भी आलिया बेगम ने हानिया की तबीयत के बारे में मुख्तसर बता दिया। नीलम हॉल में इधर से उधर टहल रही थी। उसकी नज़र सिर्फ दरवाजे पर थी। इन सब से बेगाना हूर अपने खिलौने में मसरूफ थी। वह अपने आप में खुश रहने वाली बच्ची थी, किसी को भी ज़्यादा तंग नहीं करती थी। हाँ, बस अपनी मम्मा के मामले में वो बहुत पॉजिटिव थी, अपने पापा की तरह। वजाहत वैसे तो पहले ही कॉल करके बता चुका था कि हानिया ठीक है, मगर जब तक घर वाले से एक आंख ना देख लें इन्हें कहाँ सुकून मिलता। वजाहत हानिया को लिए घर में दाखिल हुआ तो सबको हॉल में देख के मुस्कुरा दिया। लो जी, हमें क्या पता था कि हमारे घर वाले हमारे इस्तकबाल के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। हानिया के साथ सभी हल्का सा मुस्कुरा दिए। नीलम तो फौरन ही हानिया से लिपट गई। क्या हुआ चंदा? हानिया ने इसे खुद से अलग करके प्यार से देखा। सॉरी भाभी, मेरी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ी। नीलम कुछ और कहती, वजाहत ने इसे बीच में टोक दिया। ऐसा नहीं है गुड़िया, तुमने कुछ नहीं किया। वजाहत ने नीलम को अपने साथ लगाते हुए कहा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। अपनी परेशानी में मैं तुम्हें बिला वजह फजूल ही डांट दिया। वजाहत के कहने पर हानिया ने इसे देखकर इसने नीलम को डांटा। नहीं भाई, वो सब तो नीलम कुछ और कह रही थी। इतने में हादी हाथ में ढेर सारा सामान लिए घर में दाखिल हुआ। माफ़ी तलाफी का सेशन ख़त्म करो तो तुम दोनों और हानि को बैठने तो दो। वजाहत ने एक बार फिर हादी को हानिया की हानि कहते सुना तो उसे घूरने लगा। यह हानि और हादी में ना बहुत ये हो जाता है कन्फ्यूज़न। हादी ने भी शरारती मुस्कुराहट वजी को पास की तो वजाहत लब पीछे हानिया को देखकर कहने लगा, यहाँ बैठोगी या रेस्ट करोगी? वजाहत, सब लोग यहाँ हैं, मैं रूम में अकेले क्या करूँगी? हानिया के कहने पर वजाहत ने इसे सोफे पे बिठाया, जिसे देख हानिया को हंसी भी आ रही थी, जिसे वो खुद तो बैठ ही नहीं सकती थी ना। सभी ने हानिया से इसकी खैरियत पूछी और दादू जो इसके साथ ही बैठी थी उन्होंने इसे सीने से लगाया था। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, हानिया ने मुस्कुराकर दादू से कहा, जो इसे फिक्रमंदी से देख रही थी। हाँ जी, अगर ठीक नहीं भी है तो मैं सबका मुंह ठीक कर किए देता हूँ। हादी सामान लिए सोफे पर बैठा, जबकि एक मुलाजिम 2 टेडी बियर ले आया और इसे हादी के पास ही रख दिए। ये सब क्या है? वजाहत जो इसके बिल्कुल सामने बैठा था इतने तोहफे देखकर पूछने लगा है। बेफिक्र रहो, इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, हादी ने सामान को देखते हुए कहा। वजाहत हादी के रूठे लहजे पर मुस्कुरा दिया। वह जानता था वह इससे नाराज़ क्यों है। तो फिर ये सब किस लिए? तुमने मेरी प्रिंसेस को अपसेट किया है, बस इसको चेयर अप करने के लिए इसकी पसंद की चीज़ें लाया, हादी ने वजाहत को देखते हुए कहा। अब ये सब चोंचले थोड़े कम करो और जितनी जल्दी हो सके इस घर से रवाना हो जाओ। वजाहत ने इसे मजाक में कहा था, क्योंकि इसका आज मूड बहुत अच्छा था। अब हमेशा हादी ही इसे थोड़ी तंग कर सकता था। ये काम वजाहत को भी अच्छे से आता था। हादी सामान अलग करने में इसे दिखाने लगा जैसे इसने वजाहत की बात सुनी ना हो। ये देखकर सभी मुस्कुरा दिया और लो प्रिंसेस, ये तुम्हारे लिए। कुछ शॉपिंग बैग और बड़ा वाला टेडी बियर इसने नीलम को थमाया। हादी इन लोगों में से था जो कोई भी काम छुपकर नहीं करता था। इसकी सोच ही यही थी कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा तो लोगों से छुपाए क्यों, और इसकी ये आदत सबसे ज़्यादा वजाहत को पसंद थी। नीलम ने मुस्कुराते हुए मशकूर नज़रों से हादी से वो सामान लिया और अपनी टेडी को पकड़े सोफे पर बैठ गई। इसके चेहरे पर फिर से खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई जो सिर्फ हादी ही ला सकता था। फिर हादी ने एक एक करके सबको इनके तोहफे दिए। वैसे भी वो हमेशा से जब भी कुछ तोहफे लाता था तो सबके लिए लाता था। मेरे लिए कुछ नहीं लाए? वजाहत ने मुस्कुराते हुए कहा तो हादी ने उसे देख कर कहा, नहीं, मैं गुस्सैल और अकड़ू लोगों के लिए तोहफे नहीं लेता। हादी के बोलने पर वजाहत हंस दिया। सभी ने ये बात नोट की थी। आज वजाहत ज़रूरत से ज़्यादा हंस रहा था, जबकि कुछ घंटे पहले वजाहत का तो कुछ और ही था जिसे हादी, नीलम और आलिया बेगम ने देखा था। मगर अब तुम्हें अपने तोहफे लेने का बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। वो क्यों? हादी ने नासमझी से वजाहत को देखा। वजाहत ने पहले हानिया को देखा जो इसे देख के मुस्कुरा दी, क्योंकि अब तुम्हें एक और घर के फर्द के लिए तोहफे लेने होंगे जो जल्द ही इस दुनिया में आ जाएगा। वजाहत ने जिस लहजे में कहा इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कितनी खुशी से कह रहा है। कुछ पल तो सब साकित रह गए इसकी इस बात पर, मगर फिर सबसे पहले हादी ने उठकर वजाहत को गले लगाया। बाकी सबको थोड़ा और वक्त लगा समझने में या यकीन करने में। तो सच कह रहा है, मैं फिर से चाचू बनने वाला हूँ या नहीं? अब तो मैं फूफा बनूंगा, हादी खुशी से कह रहा था। वजाहत भी हंसते हुए सबको देख रहा था। फिर देखते ही देखते
देखते सब ने हानिया और वजाहत को गले लगाया। हादी ने हूर को गोद में उठा लिया। शान साहब ने खुशी से वजाहत को गले लगाया और फिर मोहब्बत और शफकत से हानिया के सर पर हाथ रखा। सब ने इन्हें मुबारकबाद दिया और आलिया बेगम ने जल्दी से मुलाजम से कहकर सबका मुंह मीठा करवाया। जानती हो हूर, तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाली है। हादी ने हूर को गोद में लिए कहा तो नासमझी से बस सबको मुस्कुराता देखकर खुद भी खिलखिला दी। वजाहत ने हादी को ओहो वजाहत ने हूर को हादी से लिया और इसे गले लगा लिया। हानिया भी इसे प्यार किया और प्यार से इसे देखने लगी। नीलम ने अपने फ़ोन के कैमरे से इनका ये खूबसूरत मोमेंट महफूज कर लिया। अपने कमरे के स्टडी रूम में बैठा वजाहत अपने लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। हानिया को दवा खिलाकर सुला चुका था। हूर भी सुकून से अपने कमरे में सो रही थी। काम करना भी ज़रूरी था। पिछले महीनों में इसने काम पर से मानो तो तवज्जो हटा ही दी थी। ये तो इसके डैड और हादी की मेहरबानी थी कि उन्होंने इसकी गैर मौजूदगी में सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। अब जल्द जल्द ही हादी और नीलम की शादी की डेट फिक्स हो जाएगी तो वजाहत को उसूलन हादी को भी अब वक्त देना चाहिए। शादी से पहले भी वो, शादी के बाद भी। इस सब के दौरान इसे हानिया का भी अच्छे से ख्याल रखना है। वो वजाहत आलम था। इतने सारे काम एक वक्त में संभालना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर वजाहत आलम का जो दिल है वो इसकी सनशाइन के पास ही हिलने तक को तैयार नहीं रहता था। अभी भी काम के दौरान वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हानिया और हूर पर एक नज़र डाल लेता। एक नए प्रोजेक्ट के लिए क्या लिखा है, ओफो, प्रेजेंटेशन रेडी करके वो वहीं अपने स्टडी टेबल के साथ रखी रेलिंग चेयर पर टेक लगाकर बैठ गया। इसका सिगरेट पीने का दिल कर रहा था मगर हानिया की मौजूदगी में इसने आज तक सिगरेट नहीं पी थी। मगर फिर वो टेरेस पर आया और टेरेस का दरवाज़ा बंद कर दिया। शीशे के पार उसकी नज़र हानिया पर थी। 2 उंगलियों में सिगरेट पकड़े वो किसी सोच में गुम था। नज़रें हानिया के चेहरे पर अटकी थी जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून था। हानिया के एक्स हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया? इसने हानिया की झूठी रिपोर्ट्स क्यों बनवाई? शायद अपनी इस मोहब्बत के लिए जिसके बारे में हानिया ने वजाहत को बताया था, या फिर कुछ और बात थी। वो खुश था मगर ये बात इसे समझ नहीं आ रही थी कि हानिया ने उस आदमी की बात पर इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लिया। मगर ऐसा ना होता तो हानिया इसकी ज़िंदगी में कैसे आती? उफ, क्या सोच रहा हूँ मैं ये सब। मगर ये तो तय है कि इस माज़म नामी शख्स से एक बार मिलना तो होगा। वजाहत ने देखा हानिया के चेहरे के तासरात ज़रा बदले तो फिर वो उठकर बैठ गई। वजाहत ने सिगरेट फेंक कर जल्दी से अपने जूते से मसल कर बुझाया और टेरेस का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। तब तक हानिया उठ के हूर के कमरे में जा चुकी थी। अरे यार, तुम क्यों उठ गई? मैं जाग तो रहा था। वजाहत ने हानिया के हाथ से हूर की फीडर बोतल ली और इसे ज़रा हटाकर फीडर बनाते हुए बोलने लगा, मुझे लगा आप शायद बिजी होंगे। हूर की रोने की आवाज़ आई तो मैं जाग गई। हानिया ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा। वो वैसे तो दवा के जेर असर गहरी नींद सो रही थी मगर हसासियत इसकी हूर की तरफ ही थी। हसासियत ही लिखा है। माँ थी, कैसे ना जागती अपनी बेटी की आवाज़ पर। वजाहत ने हूर को गोद में लेकर पहले चुप करवाया, फिर इसे दोबारा लिटाकर इसे फीडर दिया जिसको हूर खुद ही पकड़ लिया। हानिया हूर की बेबी कॉट के साथ टेक लगाए खड़ी थी। मेरी वजह से आपका काम बढ़ गया है ना? हानिया ने वजाहत की नींद से भरी आंखों को देख के कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ख़बरदार जो तुमने ऐसा सोचा भी। वजाहत ने खुद से हूर से फीडर ली। इसने थोड़ा ही पिया था। वजाहत जान चुका था कि वो नींद में चौंक कर उठ जाती है और ज़रा सी फीडर पी लेने के बाद फिर से सो जाती है, तो वो बनाता ही थोड़ा था। हूर को सोता पाकर वो हानिया को लिए बेड तक गया। इसे लिटाकर इसके साथ ही लेट गया। नींद तो हानिया की अब उठ चुकी थी। वो उठ के बैठ गई, बेड ग्राउंड से टेक लगाए। वक्त अभी सुबह की 4 का था। हानिया ने सोचा वजाहत को सुलाकर वो ताजुद ही पढ़ लें। खुदा ने इतनी बड़ी खुशी दी है तो शुक्रिया अदा तो बनता है। वजाहत ने बालियों में उंगलियां चलाते हुए वो फरजाना और हीरा के बारे में सोच रही थी। वो ही थी मॉल में, मगर फिर क्या उन्होंने भी इसे पहचान लिया था? हाँ, पहचान तो लिया होगा। 3 साल पहले की तो बात थी है। तुम सो जाओ सनशाइन, मुझे नींद आ रही है, मैं खुद ही सो जाऊंगा। वजाहत ने इसका बालों में उंगलियां चलाता हुआ हाथ रोक के कहा, आप सो जाइए, मैं नमाज़ पढ़ूंगी। वैसे भी रात में जल्दी सोई थी तो अब नींद नहीं आने वाली। वजाहत ने इसे एक नज़र देखा, फिर सर इस बात में हिलाकर तनबिया करता सो गया कि किसी काम को हाथ मत लगाना। तुमसे कहा था ना कि तुम जॉब नहीं कर सकती, तो क्या है ये सब? माजिम हीरा पे चिल्ला रहा था जो मॉल जाने के लिए रेडी होकर नाश्ता कर रही थी। भाई बहस ना करें, मेहरू की शादी सर पर है, आपके पास जॉब नहीं है। हमारी शादियों की कुछ जो सेविंग अब्बू करके गए थे वो भी आपने सो कोल्ड सोनिया पे लुटा दी, मगर शादी इसने फिर भी आपसे नहीं की। मेरी शादी टूटी है मगर मैं मेहरू की शादी टूटने नहीं दूंगी।
हीरा भी अब बाकायदा चिल्लाकर माजिम से बात कर रही थी। फरजाना इसे बता चुकी थी कि कैसे माजिम ने हानिया की झूठी रिपोर्ट्स बनाकर इसे तलाक दी। हीरा को हानिया बहुत पसंद थी, मगर इस वक्त वो पढ़ाई कर रही थी तो हानिया से इतना मिलजुल नहीं रखती थी। हाँ, अलबत्ता शादी के 1 साल बाद इसने मेहरू और अपनी माँ के मुँह से हानिया की बुराई सुनी तो वो फिर हानिया से थोड़ा और खिंच सी गई, मगर बुरी वो इसे फिर भी नहीं लगती थी। और अब अपने भाई के कारनामे सुनकर इसके लिए हानिया के लिए बहुत बुरा लगा कि बेकसूर होते हुए भी इसने इतना कुछ सहा, मगर देखो अल्लाह ने उसके सब्र का फल भी दिया। मगर उसके भाई का क्या, इसके सामने आया, मगर लगता ही था कि माजिम को इस बात से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर भी सोनिया का दीवाना बना रहा। और फिर जब माजिम की जॉब लगी तो सोनिया ने फ़ौरन ही से तमाम ताल्लुक ख़त्म कर लिया। और कुछ वक्त बाद माजिम को पता चला कि सोनिया ने एक बहुत ही अमीर मगर अपने से कई साल बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली है। जिस दिन मैं मर जाऊं उस दिन तुम घर से बाहर निकलकर नौकरी कर लेना। माजिम को एक आंख न भाया हीरा का मॉल के यूनिफॉर्म में मॉल जाना। ब्लैक पैंट के साथ वाइट टी शर्ट और ऊपर ब्लैक कोट पहने हीरा घर से जाने लगी। जिस दिन आपकी कोई अच्छी जॉब लगेगी मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, मगर भाई इससे पहले आप कुछ नहीं कहेंगे मुझे, हीरा ने जब्त करके नॉर्मल लहजे में कहा और बगैर माजिम की बात सुने घर से निकल गई। देख रहे हैं अम्मी कैसी जबान चल रही है मुझसे। फरजाना एक नज़र माजिम को देखा। अब किसी को तो घर चलाना है ना, करने दो इसे जॉब जब तक तुम नौकरी नहीं लगती तुम्हें। बर्तन समेटते हुए उन्होंने अब माजिम की तरफ देखते हुए कहा। अगले दिन एक के बाद एक दादू का हुक्म सादिर होने लगा। जैसे सर झुकाए वजाहत हादी और शान साहब सुन रहे थे, फिर इस काम का पाया तकमील तक पहुंचा रहे थे। दादू ने कहा कि घर में खुशियां आई हैं तो सदका दिया जाए। फिर गरीबों में कपड़े और नकद अमाद बांटी गई, मिठाइयाँ भी, क्योंकि जमशेद साहब भी पाकिस्तान पहुंच चुके थे और हादी और नीलम की शादी की डेट अगले महीने की रखी गई थी। घर में दो दो खुशियां एक साथ आई थी। सभी घर वाले बहुत खुश थे। वजाहत ने वाकई काम, घर और हानिया को अच्छे से संभाला हुआ था। वो अपने काम के साथ साथ हानिया और घर वालों को अच्छे से वक्त दे रहा था, जबकि हादी और नीलम की अब शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। आलिया बेगम ने शादी की डेट फिक्स करने से पहले वजाहत से बात की थी कि अगर हानिया की तबीयत की वजह से नीलम की शादी की डेट आगे बढ़ाई जाए, मगर वजाहत ने इन्हें मना कर दिया। पहले ही वो इनकी इंगेजमेंट लेट करवा चुका था कि अब शादी लेट करवाता तो हादी ने इसे बख्शना नहीं है। और शादी के माहौल में हानिया भी बेहतर महसूस करेगी। काम तो वैसे भी कोई इसे कुछ नहीं करने देगा, तो बेहतर है वो इवेंट एंजॉय करे। आज हूर का बर्थडे का सेलिब्रेशन था। आज वजाहत और हानिया की परी 1 साल की हो चुकी थी। पार्टी घर के बजाय एक बड़े से होटल में रखी गई थी। वजाहत ने नहीं चाहता था कि घर में कोई फैलावा हो, इसीलिए इसने तमाम इंतजाम होटल में करवाए। हानिया और हूर की सेम शॉकिंग पिंक कलर के प्रिंसेस गाउन थे जो कि नीलम और हानिया ने सिलेक्ट किए थे। नीलम का भी तकरीबन वैसा ही था, मगर कलर वो हमेशा हादी से मेल खाता ही पहनती थी। अभी भी वो ग्रे रंग के गाउन में पार्टी में जाने के लिए अपने कमरे से निकली। लाइट मगर ग्लैमरस मेकअप किए, बालों को मैसी बन में मुकीद किया हुआ, जिसकी कुछ लटें नीलम के चेहरे पर थी। गुलाबी लबों पर गुलाबी ही लब ग्लोस लगाए वो हादी के सचमुच की प्रिंसेस ही लग रही थी। हादी भी ग्रे कलर से सूट में, बालों को जेल से सेट किए, क्लीन शेव में, वो भी हानिया का प्रिंस ही लग रहा था। चले प्रिंसेस। हादी जो कब से नीलम के दरवाजे के बाहर खड़ा इसका इंतजार कर रहा था, अब इसे गौर से देखने के बाद चलने को कहा तो नीलम ने इसे घूरने लगी। इतनी मेहनत से और दिल से तैयार हुई थी, मगर मजाल है हादी ने इसकी तारीफ में एक जुमला दूर एक लफ्ज भी कहा हो। क्या हुआ, कहाँ खो गई? हादी ने इसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई तो नीलम मुंह बनाकर हादी के आगे चलने लगी। हादी इसका नरोठा अंदाज देखकर मुस्कुरा दिया। अपनी प्रिंसेस को मनाना इसे बहुत अच्छे से आता था। खूबसूरत तो वो हादी को बहुत लगी, मगर इसने अभी नीलम के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया था। इनकी शादी की डेट फिक्स होने की खुशी में तो भी इसका ज़रा मूड बिगाड़ना था, ताकि सरप्राइज़ का मज़ा दोबाला हो। यार सनशाइन, तुम क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। वजाहत हूर को लिए ये कोई तीसरी बार ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बजा रहा था, जहाँ हानिया पिछले 1 घंटे से तैयार होने लगी थी। हूर को वो तैयार कर चुकी थी। शॉकिंग पिंक कलर के फ्रॉक पहने, सर पर इसने हूर के लिए ऑर्डर प्रिंसेस क्राउन जैसा ही एक हेयर कैच बनवाया था। अब क्राउन तो वो टिकने नहीं देती थी, हाँ हेयर कैच पहनने की इसे आदत थी। अब खुद वो ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रही थी। दरवाज़ा इसने इसलिए बंद किया था ताकि वजाहत इसे तैयार होने पर टोक ना सके कि ये ना लगाओ, ब्लश थोड़ा लगाओ, आई शेड साफ करो, लाइनर्स इतना कौन लगाता है। और लिपस्टिक के मामले में वो तो हानिया को बहुत टोकता था। अब तो हानिया को इसके डायलॉग तक याद हो गए थे, इसीलिए आज कुछ भी सुने इससे पहले इसने ड्रेसिंग रूम से वजाहत को निकालकर बाहर किया। अब अपनी इस हालत का थोड़ा तो फ़ायदा उठा सकती थी, क्योंकि ऐसे में वजाहत इसे गुस्से भरी नज़र देखेगा, फिर बस देखेगा भी नहीं।
ओफो मेरी ज़ुबान। और वजाहत को वो रह रहकर हानिया की फिक्र हो रही थी, जो कि 1 घंटे से कमरे में बंद थी। वजाहत के कहने पर हर घंटे हानिया का जूस पीना था, मगर 1.5 घंटा होने को था, जूस तो छोड़ो पानी तक नहीं पिया था इसने। आखिरकार हानिया ने दरवाज़ा का लॉक खोला तो वजाहत बगैर कुछ कहे ड्रेसिंग रूम में तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ, मगर अगले ही लम्हे वो जहाँ खड़ा था वहीं जम सा गया। शॉकिंग पिंक कलर के गाउन पहने, बालों में आगे से फ्रेंच स्टाइल बनाए, पीछे के तमाम बालों को इसने करल किया हुआ था, मेकअप लाइट ही किया था इसने, मगर लिपस्टिक इसने अपने ड्रेस की मैचिंग ही लगाई थी। गला चूंकि कॉलर स्टाइल का था तो गले में इसने सिवाय वजाहत की दी हुई चैन के कुछ नहीं पहना था। कान में भी छोटे छोटे डायमंड के इयररिंग पहने थे। इसका ड्रेस काफ़ी कामदार था तो इससे बाकी एक्सप्रेस की ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ पल तो वजाहत इसे देखता रहा। हानिया भी मुस्कुरा कर आईने में अपना अक्स देख रही थी। सनशाइन तुम बहुत प्यारी लग रही हो। किसी ट्रांस की कैफियत में वजाहत ने वो अल्फाज कहे तो हानिया इसे हैरत से मुड़कर देखा। हैरत इस बात की हुई कि वजाहत ने इसे कुछ नहीं कहा, वो भी इतने तैयार होने पर। मगर जैसे ही हूर ने वजाहत का हाथ पकड़ा, वजाहत फौरन ही ट्रांस से बाहर निकला। ये क्या पहन रखा है तुमने? ट्रांस से निकलकर पहला जुमला वजाहत ने यही कहा। हानिया को इस जुमले की उम्मीद थी। मैं आज आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगी, क्योंकि ये पार्टी मेरी बेटी की पार्टी है और अपनी खूबसूरत बेटी की माँ होने के नाते आज मुझे थोड़ा तो अच्छा लगना है, हानिया ने वजाहत को घूरते हुए कहा। वजाहत कुछ कहता इससे पहले ही हानिया ने हूर का हाथ थामा और इसे लिए रूम से बाहर जाने लगी। रुको। वजाहत की संजीदगी भरी आवाज़ सुनकर हानिया को अपना हल्क खुश्क होता महसूस हुआ, तो वो समझी थी कि वजाहत इसे हालत में भी हर्ट नहीं करेगा। जी? हानिया ने गौर से वजाहत को चेहरे को देखा। तुमने जूस नहीं पिया? वो पीकर चलोगी? वजाहत टेबल पर रखा जूस उठाकर हानिया के पास लाया तो हानिया ने सुख का सांस लिया। वजाहत में हर घंटे ये फ्रूट जूस पीऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। ग्लास खत्म करके इसने वजाहत को थमा दिया तो कहने लगी, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें थोड़ा वेट प्रोटोन करना है, डॉक्टर ने कहा था। वजाहत ने ग्लास टेबल पर रखकर खुद हूर को गोद में लिया और हानिया को कमर से थाम कर घर से चल दिया। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर इसने हानिया को देखा, जो बहुत मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देख रही थी। अगर किसी मर्द के मुंह से मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी सुना तो इसके हश्र की जिम्मेदार तुम होगी, वजाहत ने वैसे तो आम से लहजे में कहा, मगर हानिया को इसका लहजा थोड़ा अजीब लगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, पार्टी में सब जानने वाले होंगे, हानिया ने इसे समझाना चाहा, मगर वजाहत ने संजीदा चेहरा लिए गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये सच था कि इसने हानिया को टोका नहीं था आज किसी भी चीज़ के लिए, मगर वो खुश भी दिखाई नहीं दे रहा था। पार्टी में इन लोगों को लास्ट में दाखिल होना था। हूर को हाथ था में वो लोग पार्टी में दाखिल हुए तो इनका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया। केक लाया गया तो वजाहत और हानिया ने ही हूर का हाथ पकड़कर केक काटा। पार्टी रवा दवा थी। जब हानिया को लगा कि कोई इसे गहरी नज़रों से देख रहा है, रुख मोड़ के हानिया ने इस इंसान को देखा तो इसे लगा वो सांस नहीं ले पाएंगी। वेटर की यूनिफॉर्म पहने वाजिम हानिया को अजीब नज़रों से देख रहा था। वो हैरत या गुस्से की नज़र नहीं थी, हानिया को नज़रें बेचैन कर गई थी। कराची के मशहूर तरीन होटल के बाहर खड़ा माजिम ने एक नज़र होटल को देखा, फिर अंदर जाने के लिए रास्ते को। अगर इसे आज यहाँ मैनेजमेंट में जॉब मिल जाती है तो वो हीरा की जॉब छुड़वा सकता है और महरू की शादी भी करवा सकता है। दिल में अच्छी की उम्मीद लेते हुए वो होटल के अंदर दाखिल हुआ जहाँ इंटरव्यू चल रहा था। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद इसे पता चला कि जिस पोस्ट के लिए वो जॉब थी वो किसी और को मिल चुकी है। अफसोस की बात यह थी कि जिसको वो जॉब मिली वो तालीमी काबिलियत के एतबार से तो कम था, मगर सिफारिशी ताल्लुकात की बिना पर इसे नौकरी मिल गई थी। और दूसरी तरफ आला तालीमी कारगिरी वाले अपनी फाइलें लेकर जाने लगे। माजिम जाने ही लगा था इसने वहाँ के मैनेजर को बोलते हुए सुना कि एक वेटर आज भी छुट्टी पर है और आज बहुत ऊंचे घराने की तकरीब है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। यही सोचकर माजिम ने मैनेजर से बात की और वेटर की जगह ले ली। तकरीब शुरू हुई तो माजिम वेटर को यूनिफॉर्म पहने वहाँ पहुँचा। इसकी ड्यूटी सब मेहमानों को वेलकम ड्रिंक्स सर्व करने की थी, मगर जैसे ही मेहमानों की आमद शुरू हुई इसने सबसे पहले से जिसे देखा वो फाकिर था, इसकी साहब की बीवी फहानिया का भाई, जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ अंदर दाखिल हुआ। फिर बहुत से मेहमान आए, मगर माजिम इसी सोच में था कि ये आम से तबके के लोग इस शानदार जगह किस दावत में आए। जहाँ तक इसे पता था कि इनके खानदान में कोई इतना अमीर कबीर ना था। वेलकम ड्रिंक इसने हानिया के घर वालों के साथ ही वेटर के जरिए पहुँचाई, मगर जब हॉल में अंधेरा हुआ और स्पॉटलाइट में वो 2 अफराद एक बच्ची को लिए दाखिल हुए तो वो देखने में बहुत खूबसूरत कपल था जो लोगों से घिरा हुआ था।
वो दो लोग एक बच्ची को लिए अंदर की तरफ आ रहे थे। माजिम ने गौर किया, लड़की का चेहरा जाना पहचाना, मगर काम में मसरूफियत की सबब वो ध्यान नहीं दे पा रहा था। केक जब लाया गया तो माजिम ने देखा कि ऐसा केक तो इसने सारी जिंदगी में नहीं देखा था। अमीर लोगों की ठाठ। माजिम दिल में सोचकर सर झटका, लेकिन जब तमाम लाइट से ऑन हुई तब तो मानो माजिम को लगा वो अपनी जगह से हिल ना सकेगा। परियों की कहानी इसने इस बचपन में सुनी थी, मगर जो इंसान इसके सामने जरा फासले पर था, माजिम को अपनी आंखों पर कुछ पल के लिए यकीन न आया। सामने हानिया थी, शॉकिंग पिंक कलर के प्रिंसेस गाउन पहने। अपने दिलकश सरापे में वो कोई परी ही लग रही थी। जो लड़की लॉन के सादे से सूट में अपना पूरा दिन किचन में गर्मी में खामोशी से गुजार दिया करती थी, वो ये लड़की हो ही नहीं सकती थी। ये तो कोई शहजादी थी जो कि अपने शहजादे की आगोश में थी, क्योंकि इसके साथ जो आदमी था वह मुसलसल इसे कंधों से थामे हुए था, जैसे कोई इसे कांच की गुड़िया हो, छोड़ेगा तो टूट जाएगी। जिस लड़की को वो आम सा समझकर इसने छोड़ दिया था, वो आज खास से भी कुछ ज़्यादा लग रही थी। और ये क्या, वो एक बच्ची को लिए यहाँ आई थी, यानी ये तकरीब इस बेटी की सालगिरह थी। वो जो लड़की इतना तड़पती थी कि इसे तलाक ना दिया जाए तो दूसरी शादी करके, क्या इसने मुझसे तलाक के बाद ही शादी कर ली थी, जो कि अब इसकी 1 साल की बेटी की माँ है। बेयकीनी थी माजिम की आंखों में, और साथ साथ तीश, यानी वो सब जो वो कहती थी कि सारी ज़िंदगी मेरे कदमों में गुजारेगी। इसने 1 साल भी अपने अल्फाजों का भरम नाराकार कर लिए। एक अरबपति से शादी। माजिम की नज़रें हानिया पर थी। जब हानिया ने इसकी तरफ देखा, हानिया के चेहरे पर वाज़ेह डर था, बेयकीनी थी, इसकी आंखों में खौफ था, जो कि माजिम की आंखों से ना छुपा। क्या हुआ सनशाइन, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? हानिया के माथे पर पसीना देखकर वजाहत ने फिक्रमंदी से देखा। वजाहत की आवाज़ पर हानिया ने चौंक कर नजरें बदली और अपना रुख वजाहत की तरफ किया, जो इसे ही फिक्रमंदी से देख रहा था। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। हानिया ने किन अखियों से इसे जानिब देखकर कहा। जा इसने माजिम को देखा था, मगर अब वहाँ कोई वेटर नहीं था। अपना बहन समझकर हानिया ने गहरा सांस लेकर देखा। वजाहत इसके लिए ऑरेंज जूस लाया था। ये पियो जल्दी से। वजाहत ने इसे चेयर पर बिठाया और इसे अपने हाथों से ही जूस पिलाया। ये मंजर किसी की नज़रों ने बहुत गौर से देखा। ठीक हो अब? वजाहत को इसकी तबीयत ठीक ना लगी। हाँ, मैं ठीक हूँ, वो बस इसे ड्रेस में थोड़ी घबराहट हो रही है। जनवरी की ठंड में तुम्हें पसीने आ रहे हैं? और घबराहट वो क्यों हो रही है? वजाहत हानिया से कम अपने आप से ज़्यादा बोल रहा था। फिर आलिया बेगम के पास गया। मॉम, हानिया की तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। ये क्या, तुम क्या कर रहे हो वजाहत? ये सब लोग तो तुम लोगों के लिए यहाँ आए हैं। हानि को थकन महसूस हो रही होगी, तुम एक काम करो, इसे किसी रूम में ले जाओ, थोड़ा रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। आलिया बेगम के कहने पर इसने सर हाँ में हिलाकर हानिया को साथ लिया और मैनेजर से बात करके एक रूम बुक किया और हानिया को वहां रेस्ट करने का कहकर डॉक्टर नाज को लेने चल दिया, जो कि पार्टी में मेहमान के तौर पर आई हुई थी। वह जाति से छोड़कर कमरा बंद करके जा चुका था, मगर हानिया को यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। माजिम को इसने खुद देखा था, मगर वो यहाँ क्यों था? हानिया ऐसी सोच में थी कि वजाहत 5 मिनट में ही डॉक्टर नाज के साथ कमरे में दाखिल हुआ। हानिया, डॉक्टर क्या हुआ है आपको? डॉक्टर नाज में अपने शाइस्ता लहजे में हानिया की नब्ज चेक करते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस घबराहट हो रही थी थोड़ी। हानिया ने बाजार मुस्कुरा कर कहा, मगर इसकी मुस्कुराहट झूठी थी। यंग मैन, तुमने तो डरा ही दिया, डॉक्टर नाज ने वजाहत को देख कर कहा। वजाहत ने मुझसे कहा कि जल्दी चलिए, हानिया की तबीयत खराब है। मैं वाकई डर गई कि अचानक से क्या हुआ। अभी तो मैं ठीक ठाक देखा था। बिल्कुल, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए हानिया को बताया। हाँ, ये तो परेशानी की बात है, नहीं है? इतनी ठंड में हानिया को पसीने आ रहे हैं और चेहरा देखिए इसका, एकदम बुझा हुआ है, वजाहत ने डॉक्टर से कहा। तो डॉक्टर और हानिया दोनों मुस्कुरा दी। यंग मैन, ऐसा हो जाता है, तुम खुद परेशान होते हो, साथ में ऐसे भी करते हो, इससे भी करते हो। कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है हानिया। हाँ, थोड़ा क्राउड है इसलिए घबराहट हो रही होगी। अभी थोड़ी देर पहले ये रेस्ट कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, कह रही है आप। बाहर काफ़ी रश है, हम यहीं रहते हैं, वजाहत ने हानिया के साथ बैठते हुए कहा। तो डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाया। वजाहत, मेरे साथ चलो और हानिया को आराम करने दो, आधे घंटे बाद इसे फिर ले जाना। मगर ये अकेली कैसे रहेगी? वजाहत ने डॉक्टर से कहा। रह लेगी, तुम दोनों ही अगर पार्टी में मौजूद नहीं रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है सनशाइन, ये मोबाइल रखो मेरा, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो नीलम पर या हादी के नंबर पर कॉल कर देना, ठीक है? डॉक्टर की बात मानते हुए वजाहत हानिया को आराम करने का कहकर वहां से चला गया। वजाहत के जाने के 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो हानिया मुस्कुरा दी। देख लो बेबी, तुम्हारा पापा 10 मिनट भी मुझसे दूर नहीं रह सकता, दिल ही दिल में बोलते हुए हानिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर तो मानो पत्थर की ही हो गई थी, क्योंकि सामने माजिम था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हानिया ने हिम्मत करके सवाल किया। लहजा और अपना
कोशिश के बाद भी मजबूत नहीं कर पाई थी। ये देखने आया हूँ कि जो लड़की सारी जिंदगी मेरे कदमों में रहने के लिए तैयार थी, वो आज कैसे एक बच्ची की माँ की सूरत मेरे सामने खड़ी है। आपसे मतलब मेरा आपसे कोई राब्ता नहीं है। मेरी जिंदगी में जिसे चाहे गुजारूं, जिसके साथ चाहे गुजारूं। हानिया ने डरते हुए जवाब दिया। इसके जवाब पर माजिम का कहका फिजा में गूंजा। वैसे फंसाया तो तुमने बहुत अमीर आदमी है, मुझे तो तुम में कभी नहीं रुझाया, तो ये शहजादों सा आदमी तुम्हें कैसे मिला? हानिया को माजिम की बातों से घिन से आने लगी। चलिए जाइए यहाँ से, वरना मेरे हस्बैंड को आप जान से मार देंगे। वरना मेरे हस्बैंड आपको जान से मार देंगे। हानिया ने नम आंखों से माजिम को डराना चाहा। अंदर तो आने दो। क्या ऐसे ही रास्ते में खड़ा रखोगे अपने साहब शौहर को? मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, तो मेरे शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर उन्होंने आपको ऐसे मुझे तंग करते हुए देखा तो वो आपकी आंखें ही नोच लेंगे। अपने से हानिया ने माजिम को बाज रखने को कहा। वो जानती थी वजाहत की आदत को, और इसके कान में कही बात वो भूली नहीं थी। शौहर कितनी ही मोहब्बत करने वाला क्यों ना हो, मगर जब इसका भरोसा टूटता है ना, तो नफरत भी वो सबसे ज़्यादा करता है। माजिम ने ये बात क्यों कही, हानिया समझ ना आया। वैसे मैं तुम्हारे शौहर से मिलना चाहूँगा। आखिर इसे भी तो पता चलना चाहिए कि अपनी मौजूदा बीवी का माजी। माजिम ने हंसते हुए कहा, मैंने अपने शौहर से कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ जानते हैं, वो झूठ नहीं बोलती मैं। हानिया ने चिल्ला कर कहा और दरवाज़ा बंद करने लगी, मगर माजिम ने दरवाज़ा पकड़ लिया। धान पान सी हो तुम्हें, लगता है तुम मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर सकती हो? माजिम कुछ और कहता, इससे पहले ही किसी ने इसे गर्दन से दबोच के पीछे किया और इसे जोर से एक मुक्का इसके चेहरे पर मारा। हाथ था या हथौड़ा, माजिम एक हाथ की मार से जमीन पर गिर गया। वजाहत ने इसे गिरबान से पकड़कर उठाया, मगर हानिया ने वजाहत को रोक दिया, ये कह करके कि वेटर तो सिर्फ ऑर्डर लेने आया था, मगर वो इसे देख कर ही डर गई, इसीलिए दरवाजे बंद कर गई। ब्रो, आप कहाँ चले गए थे? मिस्टर हमदान आपका पूछ रहे थे। ये मिस्टर हमदान तुमसे क्यों पूछ रहे थे? नीलम के कहने पर वजाहत कुछ कहता, इसने ही हादी ने नीलम से सवाल किया। मैं वही थी तो उन्होंने मुझसे ही पूछना था ना। नीलम ने बिगैर हादी की तरफ देख के कहा। वो मैं हानिया को रूम में लेकर गया था। वजाहत ने आसपास नजर दौड़ा के कहा, भाई रोमांस तो तुम लोग घर जाकर भी कर सकते हो, अभी तो हम मेहमानों से बातचीत करो जो तुम्हारे लिए आए हैं। हादी की शरारत से कहने पर वजाहत ने घूरा। हानिया को घबराहट हो रही थी, इसीलिए लेकर गया था। वजाहत ने हादी को घूरते हुए जवाब दिया, भाभी ठीक तो है ना ब्रो? नीलम ने परेशानी से पूछा। हाँ ठीक है, मैं ज़रा हूर को देख रहा हूँ, दिख ही नहीं रही। अरे भाई, हूर को मस्त हुई है, देख वहाँ अपने दादा दादी के साथ है। हादी ने इस इशारे से हूर को दिखाया जो शान साहब और आलिया बेगम के साथ थी। ठीक है, 10 मिनट हो चुके हैं, मैं ज़रा सनशाइन को देख कर आऊँ। वजाहत बोलते हुए जाने लगा, मगर हादी ने वजाहत को हानिया को सनशाइन कहने से सुन लिया था। ये सनशाइन कौन है भाई? हादी अच्छे से जानता था वजाहत किसको सनशाइन कह रहा है, मगर इसे छेड़ने के लिए बोला। तुमसे मतलब, अपना काम करो। वजाहत हादी को जवाब देकर हानिया के पास चल दिया, मगर वो भी अभी कॉरिडोर में था जब इसने हानिया की आवाज़ सुनी। वो किसी से बात कर रही थी, लहजे में नमी साफ वाज़ेह थी। शौहर कितनी ही मोहब्बत करने वाला क्यों ना हो, मगर जब इसका भरोसा टूटता है ना, तो नफरत भी वो सबसे ज़्यादा करता है। वजाहत ने किसी मर्द के अल्फाज सुने, वैसे मैं तुम्हारे शौहर से मिलना चाहूँगा। आखिर इसे भी तो पता चलना चाहिए अपनी मौजूदा बीवी का माजी। ये सुनकर वजाहत के जबड़े भींच गए, दिमाग की रगें कनपट्टी पर वाजू होने लगी। मैंने अपने शौहर से कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ जानते हैं वो मैं झूठ नहीं बोलती। मैं वजाहत ने देखा, हानिया ने जोर से कहा और दरवाज़ा बंद करने लगी जब इस शख्स ने दरवाजे को पकड़ लिया। अब वजाहत को अपने आप संभालना मुश्किल हो गया। इसने इस आदमी को गर्दन से दबोच कर एक जोरदार मुक्का इसके चेहरे पर मारा। इसकी हिम्मत कैसे हुई इसकी बीवी पर नज़र उठाने की? आज वो इसे जान से भी मार देता तो गई गम ना था, मगर ये क्या? इसे किसी ने रोका। वजाहत जो जलाल के आलम में दोबारा माजिम को गिरबान से पकड़ कर उठा रहा था, किसी ने इसका हाथ पकड़ कर रोका। रोकने वाली उसकी जिंदगी थी जो आंसू लिए इसे रोक रही थी। फिर इसने झूठ भी कहा। वजाहत ने खुद सारी बातें सुनी थी, मगर हानिया ने झूठ कहा। एक झटके से इस आदमी को वजाहत से फेंका जो कि बेहोश हो चुका था। वजाहत के एक हाथ की मार से वो होश खो बैठा था। वजाहत ने सुर्ख होती आंखों से हानिया को देखा, जब वजाहत के इस जलाली रूप को देखकर थर थर काँप रही थी। सबसे खतरनाक हानिया को वजाहत की लहू की मानी आंखें लगी। वजाहत ने बगैर हानिया की डर की फिक्र किए इसकी कलाई को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। फिर गैर किसी को बताए वो हानिया को लिए होटल से घर ले गया। वजाहत हानिया को लिए होटल से निकला और गाड़ी में बिठाकर घर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में हानिया ने वजाहत को देखा, जो एक नज़र भी हानिया को नहीं देख रहा था। चेहरा इसका एकदम सपाट था, जैसे सामने वाला देख के अंदाज़ा न लगा पाए कि इसके दिल व दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ सभी घर वाले वजाहत और हानिया को होटल में ना पाकर परेशान हो रहे थे। वजाहत का मोबाइल इसी रूम में था जो इसने हानिया के लिए लिया था।
और हानिया का मोबाइल नीलम के पर्स में था। फिर रिसेप्शन से पूछने पर पता चला कि वजाहत आलम अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर बाहर गए थे। सबने जैसे तैसे करके मेहमानों को अलविदा किया और फिर वो लोग भी घर रवाना हो गए। चूंकि वजाहत और हानिया से कोई राब्ता नहीं था तो सभी इनके लिए परेशान थे कि कहीं हानिया की सच में तबीयत खराब ना हो गई हो, क्योंकि वजाहत ने अपनी मॉम से कहा था कि इसने हानिया की तबीयत ठीक नहीं लग रही। इस तरफ हानिया का वजाहत को देख देख कर दिल घबरा रहा था, क्योंकि एक तो वो खामोश था, दूसरा वो गाड़ी घर के रास्ते के बजाय जाने किन रास्तों पर ले जा रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? कोई तीसरी बार वह हानिया ने वजाहत से सवाल किया, मगर वजाहत ने कोई जवाब ना दिया। गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी और रास्ता काफ़ी सुनसान था, रोड पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था। प्लीज़ बताइए ना वजाहत, हम कहाँ जा रहे हैं? हानिया ने अब की बार वजाहत को कंधा पकड़ कर उसे कहा। तुम जान कर क्या करोगी? सपाट लहजे में जवाब आया, मुझे जानना है। इतनी रात को आप मुझे वहां से ले आए और अब हम कहाँ जा रहे हैं? हानिया ने सुनसान इलाके को देखते हुए कहा। डर लग रहा है? वजाहत ने एक नज़र हानिया को देखकर कहा तो हानिया ने इस बात में सर हिलाया। इसी वक्त एक नज़र तन से मुस्कुराहट वजाहत के लबों पर आई। भरोसा नहीं है मुझ पर? एक और सवाल करके वजाहत ने हानिया को बगौर देखा। आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, खुद पर नहीं है। हानिया ने अपनी गैर होती हालत महसूस करते हुए कहा, बेफिक्र रहो, कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, बल्कि मैं तो। इतने में वजाहत कुछ और कहता, इससे पहले ही एक कार तेजी से सामने आई, जिसकी लाइट की रोशनी से वजाहत और हानिया की नजरें एकदम चंधिया गई। वजाहत ने बर वक्त स्टीयरिंग पर सीधे हाथ की तरफ मोड़ा, मगर गाड़ी हर बर वक्त अपना रास्ता नहीं बदल पाई और सामने वाली गाड़ी से जा टकराई। वजाहत एक नुस्वानी चीख थी जो इस जगह गूंजी थी। आखिर गए कहाँ ये लोग? हादी मुसलसल मोबाइल पर मसरूफ किसी से ना किसी से बात कर रहा था। घर वो लोग आ चुके थे, मगर वजाहत और हानिया घर पर नहीं थे। फिर हादी ने हट की कैन टेकर करीम से पूछा तो वो लोग हट भी नहीं गए थे। हादी ने अपने फार्म हाउस के बारे में पता किया तो गार्ड ने बताया कि वहाँ भी इनकी फैमिली से कोई नहीं गया था। अब तो सब लोगों को वाकई वजाहत और हानिया की फिक्र हो रही थी। हादी और शान साहब अपने अपने तौर पर वजाहत और हानिया का पता करवा रहे थे। नीलम को हूर को लिए उसके कमरे में भेज दिया गया। अब आलिया बेगम और दादू दिल ही दिल में अपने बच्चों के लिए दुआ गो थे। अब तो इन्हें तकरीबन 4 घंटे होने को थे, मगर इन लोगों का कोई राब्ता नहीं था। रात के 3 बजे सब घर वाले लाउंज में बैठे थे। पुलिस को इत्तला कर दी गई थी। वो वजाहत और हानिया की तलाश जारी थी। वजाहत पहले भी ऐसे कदम उठा चुका था कि हानिया को बगैर किसी से पूछे कहीं ले गया, मगर ऐसी गैर जिम्मेदारी आज तक नहीं निभाई थी इसने। वो जहाँ जाता बता के जाता था और अपना फ़ोन भी वो कभी बंद नहीं करता था। अब तो सिरे से ही इसके पास फ़ोन ही नहीं था। सब इस टेंशन में थे कि घर के लैंडलाइन पर रिंग हुई। हादी ने फ़ौरन फ़ोन उठाया। जी कहिए। हाँ, ये आलम वाला है। जी हाँ। जी क्या? कब, कैसे, कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है। हादी फ़ोन पर बात कर रहा था और सबका दिल खौफ के मारे लजर रहा था हॉस्पिटल का सुनकर। क्या भाई, कौन था? शान साहब ने हादी को उड़ा हुआ रंग देखकर पूछा। हॉस्पिटल से कॉल थी, बच्ची का कार एक्सीडेंट हुआ है। हादी ने किस तकलीफ से वो अल्फाज अदा किए वही जानता था। क्या क्या कहा? मेरे बच्चे? आलिया बेगम तड़प कर हादी से पूछने लगी। हमें चलना चाहिए। हादी ने कोई जवाब न दिया और घर से बाहर चल दिया, जबकि शान साहब और आलिया बेगम भी इसके साथ ही घर से बाहर की तरफ बढ़े। नीलम और दादू भी घर पर ही रहे। मिस्टर हादी वजाहत आलम और उनकी वाइफ को कुछ घंटे पहले ही यहाँ लाया गया था। वजाहत आलम चूंकि एक मिलेनियर है तो कौन इन्हें नहीं जानता था? वो मेरे खुदाया। हाँ, अलबत्ता इनके साथ इनकी वाइफ और जिसकी कार के साथ इनका एक्सीडेंट हुआ है वो आदमी भी यहीं मौजूद है। क्या वजाहत और इसकी वाइफ ठीक है? हादी ने डॉक्टर से सवाल किया। वो लोग अभी हॉस्पिटल पहुंचे थे तो हादी ने आईसीयू से निकलती हुई डॉक्टर से सवाल किया। मिस्टर वजाहत को थोड़े जख्म आए हैं और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन में है, और मिसेस वजाहत को ज़्यादा चोट है, इनके सर पर आई है। सीट बेल्ट की वजह से इन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है। हाँ सर, गाड़ी के शीशे से टकराया, जिसकी वजह से सर से काफ़ी खून बहा है। इन्हें डॉक्टर चेक कर रहे हैं, अभी कोई रिपोर्ट इनके हवाले से सामने नहीं आई है। डॉक्टर ने तफसील से बताया। डॉक्टर, मेरी बहू एक्सेप्ट कर रही है, क्या इसका होने वाला बच्चा ठीक है? आलिया बेगम ने रोते हुए सवाल किया। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर अभी इनका मुआयना कर रही है। जैसे ही मुझे कोई रिपोर्ट मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। डॉक्टर कहकर रुकी नहीं। हादी ने आलिया बेगम को संभाला, जिनके आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ शान साहब भी अपना सर थामे आईसीयू के बाहर रखे बेंच पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वही डॉक्टर आई। मिस्टर वजाहत को होश आ गया है, हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। और मेरी बहू? आलिया बेगम ने हानिया का मुतालिक सवाल किया। वो ठीक है, इनका बच्चा भी ठीक है, पर अभी वो बेहोश है। जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगी, तब तक कोई इनसे ना मिल सकता।
डॉक्टर से बात करने के बाद वो लोग वजाहत के रूम में गए। वजाहत को रूम में मुंतकिल किया गया तो हादी शान साहब और आलिया बेगम इससे मिलने गए। वजाहत इस वक्त नींद बेहोशी की हालत में था। कैसे हो बेटा? आलिया बेगम और शान साहब ने वजाहत से सवाल किया। मैं ठीक हूँ, मगर मैं यहाँ मैं हूँ तो हानिया के साथ। सोचते हुए वजाहत का हानिया का ख्याल आया। डैड हानिया का है मॉम? वजाहत ने अपनी जगह से उठते हुए अपनी मॉम से डैड से सवाल किया। बेटा वो ठीक है, तुम आराम करो। आलिया बेगम ने अपनी तसल्ली सी दी वजाहत को। और मेरा बेबी? बोलते हुए वजाहत के चेहरे पर अलग ही डर का तासिर था। वो भी ठीक है। आलिया बेगम के अल्फाज सुनते ही वजाहत को ऐसा लगा जैसे इसकी अटकी हुई सांस वापस चलने लगी। वजाहत और हानिया की आंखों पर अचानक से तेज रोशनी पड़ी थी। सामने से आती कार, जो कि बहुत तेजी से आ रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वजाहत ने बर वक्त अपनी कार मोड़ी, मगर कार की पिछली सिमत से सामने से आती कार ने इनकी कार को टक्कर मारी। कारों की स्पीड तेज थी तो झटका भी तेजी लगा। वजाहत ने अपनी परवाह किए बगैर हानिया को पकड़ना चाहा, मगर इसका सर बुरी तरह से कार के शीशे से टकराया था। शीशा टूटा था और हानिया ने सर से खून बह रहा था। जख्म वजाहत को भी कई आए थे, मगर आखिरी नज़र इसने हानिया को ही देखा था, जो होश व खरोश से बेगाना हो चुकी थी। मॉम, मुझे हानिया से मिलना है। कहाँ है वो? वजाहत ने कैनविला अपने हाथ से खींच कर निकाला और आलिया बेगम हैरत और बेयकीनी से वजाहत को देख रही थी। नहीं वजाहत, वो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में है, किसी को भी इससे मिलने की फिलहाल इजाज़त नहीं। आलिया बेगम ने वजाहत के हाथ को देखकर कहा, जिससे खून निकल रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी इसके पास जाऊंगा। बोलते हुए वजाहत उठा और अपने रूम से बाहर निकला। आईसीयू के बाहर इसने एक नर्स को देखा और पूछा हानिया के बारे में। देखिए, आपकी मिसेस ठीक है, मगर अभी किसी को भी इनसे मिलने की इजाज़त नहीं है जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता। वजाहत ने नर्स को घूरा, जैसे कह रहा हूँ तुम्हारी ही तो सुनूंगा। और फिर वो बगैर नर्स की आवाज़ पर परवाह किए आईसीयू में घुस गया। हानिया बेहोशी की हालत में आसपास से अनजान बेड पर लेटी थी। वजाहत इसके पास गया और उसके सर पर हाथ रखा, जिस पर बैंडेज बांधी गई थी। सनशाइन, उठ जाओ यार, कितना आराम करोगी? वजाहत ने थके हुए अंदाज में कहा। नर्स डॉक्टर को बुला लाई, मगर अंदर आकर जब डॉक्टर ने वजाहत को देखा तो नर्स को खामोश रहने को कहा। वजाहत हानिया का हाथ थामे उसका चेहरा गौर से दिख रहा था। डॉक्टर ने वजाहत के कंधे पर हाथ रखकर इसे अपनी तरफ मतवजा किया। यंग मैन, तुम्हारी वाइफ ठीक है, बस इंजेक्शन के जेरे असर सो रही है। जैसे ही उसे होश आएगा हम तुम्हें इसे मिलने देंगे। वजाहत ने बेबसी से डॉक्टर को देखा। अभी के लिए तुम्हें भी आराम करना चाहिए और अपनी वाइफ को भी रेस्ट करने दो। डॉक्टर की बात पर वजाहत हार मानते हुए उठा और एक बार हानिया को देखकर चल दिया। डॉक्टर ने नर्स को वजाहत के साथ जाने का इशारा किया। अपने रूम में आकर वजाहत अपने बेड पर थके हुए अंदाज में बैठ गया। आलिया बेगम ने इसे कुछ नहीं कहा, खामोशी से सोफे से टेक लगाए बैठी रही। नर्स वजाहत को फिर से ड्रॉप लगाकर चली गई, मगर वजाहत जैसे किसी गहरी सोच में था। हानिया के अल्फाज इसने सुने थे कॉरिडोर में, वो तो इस आदमी को उल्टा सुना रही थी। आखिर बात जो इसने कही थी वो ये थी कि इसने अपने शौहर से सब कुछ नहीं छुपाया। सच्ची तो कह रही थी वो, आज तक इसने कुछ नहीं छुपाया था वजाहत से। वजाहत के लिए हानिया की ज़िंदगी खुली किताब थी, तो फिर क्यों मैंने इससे रिएक्ट किया? अपने रूम की खिड़की से नजर आते चांद पर वजाहत की नज़र टिकी थी। हाँ, सनशाइन ने इसे रोका था। वो झूठ बोलकर वो उस आदमी को बचाना चाह रही थी, मगर क्यों? कौन था वो शख्स और हानिया को क्यों वो सब कह रहा था? वजाहत को इस बात का जवाब चाहिए था, इसीलिए वो हानिया को गुस्से से वहां से लेकर गया था और इसलिए पता नहीं किन रास्तों पर गाड़ी चलाने जा रहा था। अपने अजराब की हालत में वो हानिया से बात नहीं कर सकता था। अपने गुस्से को वो अच्छे से जानता था। सोचा कि जब दिमाग ठंडा हो जाएगा तो किसी भी अच्छी जगह पर हानिया से बात करेगा, मगर इस जगह के बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं था। चांद से नज़र हटा के इसने एक नज़र इस हॉस्पिटल के इस रूम को देखा। अगर इसकी सनशाइन को कुछ हो जाता या फिर इसके बच्चे को, या सोच आते ही वजाहत ने ज़ोर से आंखें मीच ली। आलिया बेगम बहुत गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रही थी। मॉम, वजाहत ने अपनी माँ को आवाज़ दी तो आलिया बेगम उठकर उसके पास वाली चेयर पर बैठ गई। बोलो। आलिया बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। हूर कहाँ है? अगला ख्याल वजाहत को अपनी बेटी का आया था। पता नहीं क्यों वो हानिया के मामले में इतना एक्सट्रीम होता जा रहा था कि घर वालों के साथ साथ वो हूर को भी नज़रअंदाज कर रहा था, अपनी इसी बेटी को जिसकी वजह से हानिया इसकी ज़िंदगी में आई थी। हूर ठीक है, नीलम इसे संभाल लेगी, तुम टेंशन मत लो। आलिया बेगम वजाहत से थोड़ा नाराज़ थी, मगर उसकी हालत देखकर इसलिए फ़िक्रमंद थी, इसीलिए उसे मुख्तसर सा जवाब दे रही थी। आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही न्यू नॉवल की नोटिफिकेशन मिलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।